आज की कहानी का शीर्षक है शहीद भगत सिंह। उस दिन सुबह बीरा स्कूल के लिए कहकर घर से निकला। संध्या हो गई लेकिन घर नहीं लौटा। जलियांवाला बाग की घटना से हम सभी दुखी और घबराए हुए थे। काफी देर रात बीते वह गुमसुम सा घर आया। मैंने कहा, कहां गया था बीरा? सब जगह तुझे ढूंढा। चल फल खा ले। वह फफक कर रो पड़ा। मैंने उसे आमतौर पर कभी रोते हुए नहीं देखा था। उसने अपनी नेकर की जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, मिट्टी नहीं अमरो, ये शहीदों का खून है। उस शीशी से वह रोज खेलता, उसे चूमता और उसमें भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। भगत सिंह की बड़ी बहन अमरो के संस्मरण। अमरो का यही वीरा आगे चलकर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, जिले में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता किशन सिंह अपने चारों भाइयों के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। मां विद्यावती ने अत्यंत लाड़ दुलार के साथ उनका पालन पोषण किया। इस परिवार में संघर्ष और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसका असर भगत सिंह पर भी पड़ा। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। भगत सिंह बचपन से ही असाधारण किस्म के कार्य किया करते थे। एक बार वे अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, जो अपने खेत में बुवाई का काम कर रहे थे। मित्र को पाकर पिता उनसे हाल चाल पूछने लगे। भगत सिंह वहीं खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। पिता के मित्र ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक भगत सिंह का उत्तर था, बंदूकें बो रहा हूं। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी विशिष्टताएं उजागर होती गईं। इसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट। इस कानून का पूरे देश में विरोध किया जा रहा था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अचानक अंग्रेज पुलिस आई और चारों ओर से प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों मासूम मारे गए। इस घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह के बाल मन पर इस घटना का इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने बाग की मिट्टी लेकर देश के लिए बलिदान होने की शपथ ली। आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए
नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे, तभी उनके पिताजी ने उनके विवाह की चर्चा छेड़ी और भगत सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र पढ़कर भगत सिंह बहुत दुखी हुए और उन्होंने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, बारात शव यात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद। पिताजी के पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, यह वक्त शादी का नहीं, देश हमें पुकार रहा है। मैंने तन, मन और धन से राष्ट्र सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे विवाह बंधन में ना बांधें, बल्कि आशीर्वाद दें कि मैं अपने आदर्श पर टिका रहूं। सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की स्थापना, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों के आंदोलनों में सहयोग प्रदान करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच भगत सिंह की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से कानपुर में हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय अपनी प्रखर पत्रकारिता से जनमानस को उद्वेलित करने का काम कर रहे थे। भगत सिंह उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि कानपुर में ही उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। लेकिन दादी मां की अस्वस्थता के कारण उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। लाहौर में उस समय सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बैनर तले संचालित हो रही थीं। भगत सिंह को एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का डटकर विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। निरीह प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेज पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोटें आईं, जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बनी। इस घटना से भगत सिंह व्यथित हो गए। आक्रोश में आकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से अंग्रेजों को चकमा देते हुए भाग निकले। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की
केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। इस धमाके के साथ उन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड तथा असेंबली बम कांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। मुकदमे के दौरान उन्हें और उनके साथियों को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें प्राथमिक सुविधाएं और भोजन ठीक से नहीं दिया जाता था। भगत सिंह को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने इसके विरोध स्वरूप भूख हड़ताल शुरू कर दी। आखिर अंग्रेजी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत की तिथि 23 मार्च को हमारा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनके क्रांतिकारी विचार, दर्शन और शहादत को यह देश कभी नहीं भुला सकेगा। आइए अब उनकी कुछ यादें, कुछ विचार जानते हैं। नंबर 1, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। असेंबली में बम फेंकने के बाद जो पर्चे फेंके गए थे, उनका शीर्षक यही था। इस पर्चे में और भी कुछ था। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी सरकार, पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स बिल, औद्योगिक विवाद विधेयक के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में प्रेस सेडिशन एक्ट, अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। नंबर 2, क्रांति। क्रांति से हमारा आशय खून खराबा नहीं। क्रांति का विरोध करने वाले लोग केवल पिस्तौल, बम, तलवार और रक्तपात को ही क्रांति का नाम देते हैं, परंतु क्रांति का अभिप्राय ये नहीं है। क्रांति के पीछे की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा ही होती है। नंबर 3, प्रख्यात गांधीवादी श्रीपत भिरमैया। उस समय भगत सिंह का नाम सारे देश में गांधी जी की तरह ही लोकप्रिय हो गया था। नंबर 4, बालकृष्ण शर्मा नवीन।
किसी भी देश का युवक जितना सच्चा, चरित्रवान, संतोषी, आदर्शवादी, उत्सुक और निखरा हुआ तब तो स्वर्ण हो सकता है। भगत सिंह वैसा ही है। यदि भगत सिंह लॉर्ड इरविन का पुत्र होता तो हमें विश्वास है वे भी उसे प्यार करते। वह बड़ा ही सुसंस्कृत, भोला भाला नौजवान है। वह हमारी वत्सलता, स्नेह, अपार वात्सल्य और प्यार का व्यक्त रूप है। एक और बेबे माँ। जेल में जो महिला कर्मचारी भगत सिंह की कोठरी की सफाई करने जाती थी उसे भगत सिंह प्यार से बेबे कहते थे। आप इसे बेबे क्यों कहते हैं? एक दिन किसी जेल अधिकारी ने पूछा तो वे बोले, जीवन में सिर्फ 2 व्यक्तियों ने ही मेरी गंदगी उठाने का काम किया है। एक बचपन में मेरी माँ ने और जवानी में इस माँ ने। इसलिए दोनों माताओं को मैं प्यार से बेबे कहता हूँ। फांसी से एक दिन पहले जेलर खान बहादुर अकबर अली ने उनसे पूछा, आपकी कोई खास इच्छा हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। भगत सिंह ने कहा, हाँ, मेरी एक खास इच्छा है और उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। जेलर ने जब ये बात उस सफाई कर्मचारी से कही तो वह स्तब्ध रह गई। उसने भगत सिंह से कहा, सरदार जी, मेरे हाथ ऐसे नहीं है कि उनसे बनी रोटी आप खाएं। भगत सिंह ने प्यार से उसके दोनों कंधों को थपथपाते हुए कहा, माँ, जिन हाथों से बच्चों का मल साफ करती है उसी से तो खाना बनाती है। बेबे, तुम चिंता मत करो और रोटी बनाओ। साथियों, आपको ये भगत सिंह की कथा कहानी कैसी लगी? आइए हम उनके शहादत या जन्म दिवस को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उनके विचारों को, उनके क्रांतिकारी बलिदान को शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो कुछ हद तक प्रभावित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.